नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी सीएचएसएल टायर 2 के रिजल्ट में डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो पेपर होता है आपको पता ही होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर था, उसमें कुछ इश्यू हुए थे और अनफेयर मीन्स की वजह से, यूएफएम की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था छोटे छोटे रीजंस की वजह से। तो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा आक्रोश था और सीजीएल टायर 3 के भी बच्चे डरे हुए हैं या डरे हुए थे और एमटीएस के बच्चे भी इसका वेट कर रहे थे। तो कुल मिलाकर क्या है कि एक कमेटी बैठी थी इसके ऊपर, इस मुद्दे को समझने के लिए कि एसएससी ने इसका किया, स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन भेजी कि ये हमारे साथ में अन्याय हुआ है। उसके बाद में जो कमेटी है उसने अपना 16 जुलाई को रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर एसएससी ने कुछ स्टेप्स लिए, डिसीजन लिए। वो क्या डिसीजन है और उनका सीएचएसएल के कैंडिडेट पे क्या फर्क पड़ेगा, टायर 3 के कैंडिडेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, एमटीएस पे क्या पड़ेगा और आने वाले टाइम में जो एग्जाम होंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक बात तो ये समझने की जरूरत है कि यूएफएम है वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। अगर कोई बच्चा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पेपर में अपना मोबाइल नंबर लिख दे, अपना नाम एड्रेस पूरा जानकारी दे दे, तो कहने का मतलब है कि उसने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की एग्जामिनर को। लेकिन पिछली बार का एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, उसमें अगर किसी ने मीडियम सिलेक्ट नहीं किया हिंदी इंग्लिश में, उसको 0 नंबर दे दिए गए। 0 नंबर का मतलब ये हुआ कि वो टायर 1, टायर 2, टायर 3 इस पूरे सिस्टम से बाहर हो गया, वो कहीं क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर आपका एक बार 0 लग गया तो आप पूरे सिस्टम से डिस्क्वालीफाई हो गए उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। ठीक है, एसएससी का जो सीजीएल का पेपर है, अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो ऐसे ही सीएचएसएल की बात है। और इसके अलावा भी क्या है कि जैसे सिग्नेचर का मुद्दा है, अगर किसी ने सिग्नेचर नहीं किए अपने, उसको भी वो अनफेयर मीन्स मानते हुए वहां उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे थे। ऐसे कैंडिडेट की संख्या लगभग 500 से 1000 के बीच में होती थी। लेकिन अब जो पिछला मुद्दा आया सीएचएसएल का, उसमें अनफेयर मीन्स के कैंडिडेट की संख्या काफी ज्यादा एकदम अचानक से आ गई। तो इससे स्टूडेंट में बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ और ये मुद्दा अब ये चर्चा में हो गया था। वरना पहले भी 2 बार है इस मुद्दे पे ऐसे ही स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया है छोटे छोटे रीजन की वजह से। बाद में वो कैट में गए, जैसे कि मीडियम वाला मुद्दा मैंने बताया और इसके अलावा सिग्नेचर वाला मुद्दा मैंने बताया कि अगर कोई सिग्नेचर न करे, लेकिन कोर्ट ने माना कि छोटी गलती की वजह से इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती, तो उसको एडजस्ट करना पड़ा कैंडिडेट को। लेकिन एसएससी का यह मानना है कि अगर हम इस तरह के स्टेप्स नहीं उठाएंगे तो आने वाले टाइम में स्टूडेंट है इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे और उसमें कोई मोबाइल लिखेगा, कोई अपना एड्रेस देगा, तो उसको कैसे एड्रेस करें। तो इसलिए अनफेयर मीन्स का मुद्दा हमेशा रहेगा। ये अब डिपेंड करता है कि इसकी गाइडलाइंस को रिवाइज करने की जरूरत है। तो जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है, वो गाइडलाइंस जो दी गई थी, इंस्ट्रक्शन दी गई थी, उसको प्रोविट करने की, मतलब उसको एक बार रोक दिया जाए एक समय के लिए, ये इसकी रिकमेंडेशन है। तो पहले पूरा ये नोटिफिकेशन जो एसएससी ने इशू किया, सर्कुलर इशू किया है और इसका क्या डिसीजन है उसका, और फिर हम आगे इसका पूरा इंपैक्ट जानने की कोशिश करेंगे और स्टूडेंट इससे क्या सीख ले सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में इसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, स्टूडेंट को नुकसान ना हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। चलो, ये है, देखिए आपके सामने जो वास्तव में नोटिफिकेशन है, वास्तव में जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। इस नोटिफिकेशन में यहां देखिए, अगर मैं पहले आपको बता देता हूं, पूरा समझा देता हूं कि सीएचएसएल का एग्जाम था, टायर 1 हुआ, टायर 2 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करवाए गए थे, वो जो कैंडिडेट बैठे, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पेपर होता है उसको लिखने के लिए जो कैंडिडेट बैठे, उनकी संख्या 45,101। इतने कैंडिडेट को उन्होंने लिखने के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट है, अब ये देखिए 8-9 हजार कैंडिडेट है अपीयर इन हुए। तो टोटल कैंडिडेट कितने हुए? टोटल कैंडिडेट है 36,112, लगभग 6,000 के आसपास वैकेंसी थी। तो 36,000 के आसपास कैंडिडेट है वो अपीयर हुए। एब्सेंट भी आपके सामने देखिए 9,000 के आसपास हो गए। क्वालिफाइड फॉर टायर 3, मतलब कि टायर 2 में जिनको क्वालिफाई किया गया वो कितने थे? 30,822 कैंडिडेट। और यूएफएम में कितने उलझा दिए गए? 4,560 कैंडिडेट, मतलब 4,500 कैंडिडेट है। तो काफी बड़ी संख्या हो जाती है। अगर 36,000 कैंडिडेट अपीयर होते हैं और 4,500 कैंडिडेट, 4,500 कैंडिडेट का तो आप देख सकते हैं कि 10% से भी ज्यादा हो गए। तो अगर इतने बड़े पैमाने पे
अनफेयर मीन्स में उलझा दिए गए या अनफेयर मीन्स में डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया, तो ये मुद्दा काफी बड़ा होना ही था। इसके अलावा 730 कैंडिडेट है, उन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब जो 33 नंबर या मिनिमम जो क्वालिफाइंग कंडीशन होती है 100 में से लेने की, उनके उतने नंबर नहीं आए। जैसे किसी के 18 नंबर आए, किसी के 20 आए, तो वो क्या है, वो कैंडिडेट फेल है। ये 730 कैंडिडेट कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं 5290 कैंडिडेट है, वो टायर 2 में फेल हुए। और पास कितने हुए? पास हुए 30,822 कैंडिडेट। और जो टायर 3 में अब बैठेंगे वो 35,000 के अराउंड कैंडिडेट बैठेंगे। मतलब क्या है कि ये जो कैंडिडेट है 4,560, इन कैंडिडेट को एक टाइम के लिए, वन टाइम है, इनको अपॉर्चुनिटी दी गई कि जो यूएफएम है वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जो यूएफएम की इंस्ट्रक्शन थी, जो यूएफएम की इंस्ट्रक्शन को बाद में रखा गया, वो अप्लाई इन कैंडिडेट के ऊपर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। इससे क्या होगा कि हो सकता है कुछ कैंडिडेट है इसके 33 नंबर ना आए, इसमें 4,560 में से कुछ कैंडिडेट हो सकता है फेल हो जाए। मान लो 4,500 कैंडिडेट या 4,000 कैंडिडेट है वो क्वालिफाई कर जाते हैं अगले राउंड के लिए, तो वो ये 4,000 कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे प्लस में 30,000 ये कैंडिडेट है, इन सब का अभी आगे जो टाइपिंग टेस्ट है या जो स्किल टेस्ट होता है वो आगे होगा। लगभग इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 35,000 के आसपास इनकी संख्या हो जाएगी, वो आगे बढ़ेंगे। तो एसएससी ने फौरी तौर पे एक किस्म से आप बोल सकते हैं कि एक राहत दी है इस कमेटी की रिकमेंडेशन से, जो काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। स्टूडेंट्स के बहुत रिप्रेजेंटेशन गए, अखबार में भी चर्चा में, ट्विटर वगैरह कैंपेन, दुनिया भर की चीजें, लेकिन मेन रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा होने की वजह से स्टूडेंट एसएससी को यह कदम उठाना पड़ा। अब आगे की बात क्या है? आगे की बात है कि कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा लो का इस्तेमाल भी करना है, सिर्फ हवा में तीर चलाने का नहीं, लो का। इन्होंने बोला है कमेटी ने कि कई रिकमेंडेशन में से एक, इंटर लिया का मतलब होता है कि कई रिकमेंडेशन में से एक, ठीक है, कईयों में से एक। रिकमेंडेशन क्या है उसकी कि विद रिगार्ड टू कैंडिडेट्स ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन टायर 2 2018 हु हैव बीन डिस्क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिवीलिंग आइडेंटिटी। ये क्यों इसको डिस्क्वालीफाई किया गया था? तो ये रिवीलिंग आइडेंटिटी को इन्होंने रिवील किया। अब रिवील की डेफिनेशन क्या है, इस पे बहुत ज्यादा बड़ी बहस हुई कि आप छोटी बात के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि हमने आइडेंटिटी को हमने बता दिया। अगर राकेश कहीं लिख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि या ABCD लिख दी, ABC XYZ ये भी लिख दिया एड्रेस में कि आपने आइडेंटिटी रिवील कर दी, तो ये बात नहीं मानी जाएगी। इसने ये कमेटी ने बोला द प्रोबेटरी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस, मतलब क्या हुआ इसका कि जो ये रोकती है कैंडिडेट को, डिस्क्वालीफाई करती है, उसको इग्नोर कर दिया जाए। किसके लिए? एक टाइम, वन टाइम मेजर है वो, इसको ये रिकमेंडेशन उसने दी कि इस जो एसएससी की डायरेक्शन थी, इंस्ट्रक्शन थी कि यूएफएम ऐसे बना दिया जाएगा, स्टूडेंट का मानना है कि हमने ढंग से पढ़ा नहीं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये बेहुदा या इलॉजिकल है एसएससी की इंस्ट्रक्शन थी, या इंटरप्रिटेशन बाद में जो एसएससी के बाकी कर्मचारियों ने किया वो ठीक नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए राहत दी और अकॉर्डिंगली फिर क्या किया, कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है, कमेटी कोई डिसीजन नहीं ले सकती। डिसीजन कौन करेगा? वो एसएससी करेगी। कमेटी को रिकमेंडेशन की पावर है, एसएससी को डिसीजन की पावर है। अकॉर्डिंगली कमीशन हैज डिसाइडेड टू गिव वन टाइम एग्जेम्पशन टू ऑल 4,560 कैंडिडेट, 4,500 कैंडिडेट को एक टाइम के लिए एग्जेम्पशन दे दिया गया। कि मतलब अब ये मत मानिए कि आगे भी जो इंस्ट्रक्शन एसएससी देती है उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि एक टाइम के लिए आपको जो इंस्ट्रक्शन थी उससे बाहर कर दिया जाता है, मतलब वो आपके ऊपर लागू नहीं होगी, इसलिए आपका जो रिजल्ट है वो आगे उसके अनुसार ही प्रोसेस किया जाएगा। कहने का मतलब है कि वो स्टूडेंट है वो राहत ले सकते हैं। इनफैक्ट इनको हम मुबारकबाद देते हैं कि कम से कम क्या है कि उन्होंने ये स्टेप क्वालिफाई किया। और एसएससी की जो थोड़ी ऑटोक्रेटिक रवैया था कि मनमर्जी आप बोल सकते हैं इसको चलाने की, अनफेयर मीन्स होना चाहिए कि गलत कोई कैंडिडेट है क्वालिफाई ना हो, लेकिन गलत तरीका एसएससी ने अपना ये भी तो होना चाहिए ना। फिर छोटी सी बात के लिए पूरा साल खराब कर देना, या टायर 1 को क्वालिफाई कर देना, टायर 1 टायर 2 सारे कैंसिल ही कर देना, ये ठीक बात है नहीं है। अब देखते हैं कि इसका इंपैक्ट ऑन एसएससी सीएचएसएल कैंडिडेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि यूएफएम कैंडिडेट है, अब उनका दोबारा से रिजल्ट आएगा और वो टायर 3 के लिए अगर उनका मिनिमम क्वालिफाई कंडीशन
क्वालिफाई हो जाती है तो वो टायर 3 के लिए आगे क्वालिफाई करेंगे और टाइपिंग टेस्ट देंगे और वो जॉब मिल सकती है उनको आने वाले टाइम में। जो 6000 के आसपास जॉब है उसमें अगर उनका नंबर आता है, उनका 35,000 कैंडिडेट अपीयर होंगे 6000 जॉब के लिए आगे, अब तो उनमें अगर उनका नंबर आता है मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी 35,000 कैंडिडेट है 6000 जॉब के लिए। अब आ जाता है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक्चुअल में जो इम्पैक्ट है या जो डर है वो है एसएससी सीजीएल टायर 3 के कैंडिडेट में सबसे ज्यादा, और उसके बाद है एमटीएस के कैंडिडेट। उनका क्या होगा, क्या इसकी कमेटी की रिकमेंडेशन है कोई बाइंडिंग है एसएससी के ऊपर? बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है। एक तो ये बात है, आप इसको समझिए लीगल पर्सपेक्टिव से। तो क्या इसकी रिकमेंडेशन का कोई वजूद है, मायने निकलता है? हाँ बिल्कुल निकलता है मायना, क्योंकि अगर कोई कमेटी रिकमेंडेशन दे रही है, एक रिकमेंडेशन तो यह है कि इंस्ट्रक्शन को फिलहाल के लिए आप एक बार न कीजिए, दूसरा वो रिकमेंडेशन और भी दी है जो कि एसएससी ने इंटरलिया लिख कर बोल दिया कि इस रिकमेंडेशन का ये इंपैक्ट आ रहा है और ये डिसीजन है हमारा। तो जो बाकी रिकमेंडेशन दी होगी उस कमेटी ने वो शायद ये दी होगी कि आपको अनफेयर मीन्स को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं या क्लियर डायरेक्शन क्या दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये एक मेरे ख्याल में एक अच्छा कदम है अगर उसने इस तरह की कोई रिकमेंडेशन दी होगी, तो जबकि अभी पता नहीं है क्योंकि एसएससी ने सारी रिकमेंडेशन थोड़ी बताई है। एसएससी ने तो एक रिकमेंडेशन के आधार पर जो फैसला किया है वो कर दिया है। कमेटी रिकमेंडेशन विल हैव इंपैक्ट ऑन टायर 3 एंड एमटीएस, एसएससी विल हैव टू टेक केयर ऑफ। इसकी रिकमेंडेशन का इंपैक्ट ये आएगा कि एसएससी को अब आगे से ये डर होगा कि भाई अगर हमने यही हालत इसमें टायर 3 में की या एमटीएस में की और छोटी छोटी बात के लिए कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया तो फिर हंगामा मचना है, फिर हंगामा मचना है। पिछली बार जो 500 कैंडिडेट के आसपास जो डिस्क्वालीफाई हुए थे, किसी ने मीडियम नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा, हालांकि ये भी गलत बात है कि छोटी ये एग्जामिनर वहां पे जो सुपरवाइजर है उसका भी ड्यूटी होती है कि कुछ ढंग से वो भी अपना काम कर ले। एसएससी को भी अलर्ट होने की आवश्यकता है, लेकिन वो बाद में कोर्ट से उनको राहत मिल गई। तो हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि इस जो कमेटी की रिकमेंडेशन है उसका इंपैक्ट क्या आएगा एसएससी के ऊपर। एसएससी अब ज्यादा सतर्क होगी और फालतू की चीजों में नहीं पड़ेगी, छोटी छोटी बातों के लिए वो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी। बावजूद इसके कि रिकमेंडेशन कोई बाध्य नहीं होती, रिकमेंडेशन तो सिर्फ सजेशन है। However, SSC is not bound legally for Tier 3 and MTS, but to avoid further problem in court cases. अब जब मान लो एक केस ये मान लेते हैं कि एसएससी ने उसी तरह का रवैया अपना दिया, छोटी छोटी बात के लिए बहुत सारे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब वो कैंडिडेट है कोर्ट में जा सकते हैं और बोलेंगे देखो पीछे कमेटी बनी और उन कमेटी ने भी गलत पाया एसएससी को। हम ये नहीं बोल सकते गलत पाया, लेकिन कमेटी ने भी एसएससी को ये रिकमेंडेशन दी कि आप ये छोटी छोटी मुद्दों की वजह से कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई नहीं कीजिए। तो ऑब्वियसली क्या है कि कोर्ट तो मानने के लिए बिल्कुल तैयार होगा इस बात के लिए, क्योंकि जो कैट होता है वो नेचुरल जस्टिस के ऊपर फैसला करता है, कोई एविडेंस के आधार पे थोड़ी करता है। वो जो सिविल कोर्ट होते हैं वो करते हैं उसके ऊपर। तो बट टू अवॉइड फर्दर प्रॉब्लम इन कोर्ट केसेस एसएससी विल हैव टू इग्नोर यूएफएम प्रोविटरी इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस। मतलब जो ये वर्तमान में पीछे जो दी गई थी अलग से डायरेक्शन कि आपको आइडेंटिटी का बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे, वो जो इंस्ट्रक्शन थी उसको उनको रोकना पड़ेगा एसएससी को। नॉट ओनली वन टाइम, जो लिखा गया ना कि वन टाइम मेजर है, ये वन टाइम नहीं, इसको आगे भी एक्सटेंड करना पड़ेगा टायर 3 और एमटीएस के लिए। और जो बाकी अगर रिकमेंडेशन इस मुद्दे पे है तो एसएससी को फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी अपनी पूरी गाइडलाइंस की भाई यूएफएम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, जिससे कि क्लैरिटी हो जाए, स्टूडेंट है ज्यादा मतलब उनको नुकसान ना हो, फेयर कैंडिडेट को नुकसान ना हो, जेन्युइन कैंडिडेट को नुकसान ना हो। और जो नकल मारने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें सारे लोग सहमत होंगे। इवन एसएससी कंसीडर वन टाइम मेजर, स्टूडेंट विल बी इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन कैट और वेर एवर रिप्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड। भले ही कमेटी उस सीएचएसएल कैंडिडेट के ऊपर बैठी है और रिकमेंडेशन उस पर्टिकुलर पे है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है वो सारे केसेस पे आ जाएगा और स्टूडेंट का पलड़ा है, बोल सकते हैं काफी ज्यादा भारी होगा। तो इसलिए अगर कोई भी कैंडिडेट है थोड़ा बहुत भी किसी के दिमाग में संशय उसको निकाल देनी चाहिए, उनको ये डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट डरे हुए हैं। बार बार हमें भी बहुत ईमेल डालते हैं, सोशल मीडिया भी करते हैं, ठीक है, हर रोज 2-3 मेल अभी भी इस मुद्दे पे हमारे पास आती रहती है कि आप कुछ करो। इनफैक्ट क्या है कि एसएससी को ही अब करना है, ठीक है, एसएससी को ही करना है, वरना फिर कोर्ट केस ही जाएंगे।
व्हाट आर द अदर व्हाट आर द अदर रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। अब कमेटी की जो दूसरी रिकमेंडेशन शायद वो इस तरह की हो सकती है, होपफुली वो रिकमेंडेशन ऐसी होगी जो कि क्लियर गाइडेंस दे कि भाई इसमें जो अगर आपको लिखना है यूएफएम में तो क्या हो और क्या ना हो, ये क्लियर पूरा बताना चाहिए, एडवांस में बताना चाहिए। और वहां एक बार बैठते हुए जो पेपर ले रहा है वो बंदा एक बार उन सबको बताए कैंडिडेट को। और कैंडिडेट का भी ये फर्ज बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना 2-4 मिनट है वो इंस्ट्रक्शन पढ़े, वो इग्नोर न करे, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं और ऑफिसर में भी वहां पे अगर आप कोई एक गलती करते हैं तो आपकी नौकरी जा सकती है। तो इसलिए यहां पे भी आपको उतना ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। और सिर्फ कि एसएससी को ही सब कुछ करना चाहिए और अनफेयर मीन्स ऐसे चलता रहे तो वो भी ठीक नहीं है। कैंडिडेट को भी खुद अपना दिमाग लगाना है कि भैया मेरे साथ कोई ज्यादती न हो जाए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, एसएससी का एक्सपीरियंस होने बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस के बाद में, कि देखो अब ये जो एग्जाम, स्पेशली मैं टायर 3 की बात कर रहा हूँ, ये 4 स्टेप में एग्जाम होता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये चीज होती है। तो जितने ज्यादा स्टेप बढ़ते हैं उतने ही रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो कैंडिडेट है, एक तो हर राउंड में बहुत सतर्क हो, हर राउंड को वो सीरियसली ले, हर स्टेज को सीरियसली ले, किसी में भी वो मतलब कैजुअल ना हो। दूसरा क्या है कि वो जैसे 2019 का कैंडिडेट है, 2020 का फॉर्म जरूर भरे, भले ही उसकी कितनी रैंक 2019 में आ रही हो, ताकि उसके साथ कोई इस तरह की दुर्घटना न हो जाए, वो 2020 में भी वो अपनी बैकअप है वो तैयार रखे। मतलब कि बैकअप को वो इग्नोर न करे, बैकअप बहुत ज्यादा जरूरी है 4 स्टेप के एग्जाम में। बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाता है अगर आप सिर्फ एक एग्जाम, एक साल देते हैं एग्जाम में और उसमें टायर 2 तक बहुत अच्छा स्कोर किया है, आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि आपकी जॉब लगेगी, भले ही टायर 2 तक आपका कितना अच्छा स्कोर हो। इसलिए रिस्क को कम से कम करना ये आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। इस बात की जरूर ध्यान में रखें, ये हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये बात को आपको आगाह करना, आपको आगाह करना कि इंस्ट्रक्शन को हमेशा ध्यान से पढ़ें। 4 स्टेप है इसलिए रिस्क ज्यादा है, अपना बैकअप रखें अगले साल के लिए। अगर हो सकता है आप जीएस वगैरह में थोड़ा स्ट्रांग है तो आप दूसरे एग्जाम भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जॉब है वो मिले, इस बात पे आप जरूर ध्यान दें। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खुशखबरी इसको बोल सकते हैं कि टायर 3 के कैंडिडेट राहत की सांस ले सकते हैं, एमटीएस के कैंडिडेट है वो राहत की सांस ले सकते हैं। जिनको कि टायर 3 या एमटीएस या टायर 2 से कोई लेना देना नहीं है, उन स्टूडेंट के लिए थोड़ी ये इंफॉर्मेशन है कि उनको भी रिस्क को कम करते हुए एसएससी के एग्जाम में आगे बढ़ना चाहिए, पेशेंस भी दिखाना चाहिए। ठीक है, और उन स्टूडेंट्स को जो इसमें एग्जाम में क्वालिफाई हो गए हैं सीएचएसएल वाले, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू वेरी मच।